चलो, let's start with the new chapter, that is refunds under GST. Now, refunds under GST, first section is section 54. और section 54 में क्या बोलता है? So applicant can be any person, कोई भी person हो सकता है, registered and registered, within 2 years, subject to the rule 10B, make application in the GST RFD 01. अब रूल 10B क्या है? रूल 10B है अदर ऑथेंटिकेशन वाला. सो GST RFD 01 में वो एप्लीकेशन करेगा, प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अंडरटेकिंग और स्टेटमेंट्स को लेके वो जाएगा, और प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव दैट अनजस्ट एंट्रेचमेंट नहीं किया, उसने अनजस्ट एंट्रेचमेंट नहीं किया है, उसका भी वो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा. तो क्या क्या करेगा? तो पहले तो एप्लीकेंट पहले तो फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, विद इन 2 ईयर जाएगा, विद इन 2 साल में जाएगा, सब्जेक्ट टू रूल 10B, जो अपना आधार ऑथेंटिकेशन है, मेक एप्लीकेशन इन जीएसटी RFD 01 प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अंडरटेकिंग और स्टेटमेंट्स प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव नो अनजस्ट एंट्रेचमेंट. अब अनजस्ट एनरिचमेंट वाला क्या है? तो अगर रिफंड 2 लाख से कम है, 2 लाख या फिर 2 लाख से कम है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन करके भी वो दे सकता है. अगर 2 लाख से ज्यादा है कि भाई मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होगा. नाउ सिचुएशन, कब कब रेलेवेंट डेट? अपन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. अब रेलेवेंट डेट क्या होती है? तो सिचुएशन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाई सी है या फिर एयर है, बाई लैंड, बाई पोस्ट है. तो अगर सी और एयर से है, तो शिप एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया. जब भी शिप और एयरक्राफ्ट भारत से बाहर जाएगी, तो वो अपनी रेलेवेंट डेट हो जाएगी. अगर लैंड है सच गुड्स पास द फ्रंटियर, कस्टम फ्रंटियर जब पास होगा, तब वो अपनी रेलेवेंट डेट बन जाएगी. एंड अगर बाय पोस्ट है, तो गुड्स डिस्पैच बाय द पोस्ट ऑफिस, जब भी पोस्ट ऑफिस डिस्पैच करेगा, तो वो अपनी रेलेवेंट डेट बन जाएगी. तो ठीक है, सिंपल है. जब अगर जहाज से भेज रहा है तो लीव्स इंडिया, फिर अगर लैंड से भेज रहा है तो कस्टम फ्रंटियर जब भी पास करेगा, तो और अगर बाई पोस्ट भेज रहा है तो जब भी पोस्ट ऑफिस डिस्पैच करेगी, तब वो आ जाएगा. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या लगेगा? स्टेटमेंट ऑफ नंबर एंड डेट ऑफ सप्लाई बिल एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री एंड प्लस नंबर एंड डेट ऑफ रिलेवेंट एक्सपोर्टिंग के वो. ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर किया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज लेटर तब आ जाएगा. तब वो अपनी रेलेवेंट डेट हो जाएगी. फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टू सेल्स यूनिट और डेवलपर, सेल्स यूनिट और डेवलपर को अगर दिया है, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विद रेफरेंस टू सच सप्लाईज. जब भी रिटर्न भरेंगे, तो वो डेट अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल्स और यूनिट डेवलपर की आ जाएगी. अगर डीम्ड एक्सपोर्ट किया, डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या क्या होता है? सप्लाई अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पीएचओ अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन. तो उसमें भी जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, तो अपनी वो रेलेवेंट डेट बन जाती है. नाउ, डेट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अगर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड चाहिए, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39. फिर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, द डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जब भी आया, तो कम्युनिकेशन ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री. टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड, जब भी टैक्स रॉन्गली कलेक्ट एंड पे किया है, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स, जब भी करेक्ट टैक्स पे किया है, वो अपनी रेलेवेंट डेट हो जाती है, और उसके 2 साल में अपन रिफंड ले सकते हैं. अगर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड पर्सन अदर देन सप्लायर है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड सर्विस और बोल. तो इन सब केसेस में अपने रिलेवेंट डेट अपने देख ले. Now, refund of any amount after adjusting the tax payable by applicant out of the advance tax deposited under Section 27, CTP or NRTP shall be claimed only after the last return required to be furnished by him has been so furnished. तो अगर सीटीपी और एनआरटीपी को अगर कोई रिफंड चाहिए, तो जब भी वो लास्ट रिटर्न भरेगा, अपनी सब एक्टिविटीज खत्म, वो चले जाने वाला है, तो जब वो लास्ट रिटर्न भरेगा, तभी ही वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है. The applicant applying for refund must give an undertaking to the effect that the amount of refund sanction would be paid back to the government with the interest in case it is subsequent found that the requirement of the section 16 subsection 2 clause c have not been complied with in respect to amounts refunded. तो अगर कोई भी लोचा पाया गया, तो एक अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट को एक अंडरटेकिंग देगा कि अगर कोई भी लोचा पाया गया, मैंने जो रिफंड लिया है, तो मैं उसको बाद में इंटरेस्ट के साथ आपको फिर से दे दूंगा, अगर कोई गलती पाई गई तो ये अपना हो गया. नाउ, जो आपने पहले पढ़ा कि प्रूफ ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट देना पड़ेगा, तो 4-5 चीजें हैं, 4-5 पॉइंट्स है, जिसमें प्रूफ ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का देने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. सो प्रूफ ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस. कौन कौन से केस है? फर्स्ट, टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ और आईटीसी रिफंड. तो अगर टैक्स पे करके एक्सपोर्ट किया है और आईटीसी रिफंड करा है, तो अब उसमें अनजस्ट एनरिचमेंट का नहीं है. फिर अनयूटिलाइज आईटीसी, मतलब सेस सप्लाई, जब सेस को सप्लाई किया और वो अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा है, तब अनजस्ट एंगेजमेंट का देने का जरूरत नहीं है. फिर टैक्स पेड ऑन एडवांस एंड नो इनवॉइस और रिफंड वाउचर इशूड,
भाई टैक्स पे कर दिया, और रिफंड और जो वाउचर है वो ही नहीं आया। फिर टैक्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77, दैट इज रॉन्ग पीओज एंड टैक्स और इंटरेस्ट बॉर्न बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रेसिपिएंट। तो इन सब केसेस में अपन को प्रूफ ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ वी विल सी द, जो आपने देखा था पर्सन अदर देन सप्लायर, तो अदर देन सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो रूल 89 सबसेक्शन 2, 89 सबसेक्शन 2 लगता है प्रिस्क्राइबिंग, 89 टू लगता है प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड चाहिए तो क्या करना है? तो रिफंड इज claimed by unregistered person where the agreement or contract for supply for service has been cancelled or terminated. If proportionate amount returned, so proportionate return. Also, time limit for issuing credit note under section may have expired and hence supplier would return only taxable value and not the tax amount. मतलब इसमें क्या हो गया कि 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट अपने क्रेडिट नोट इश्यू करने की डेट भी चली गई है, मतलब वो तो 30 नवंबर होती है, बट 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर कर दिया। तो अपने जब कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन किए और उसके क्रेडिट नोट इशू करने की भी डेट चलेगी, और उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है तो अपन रिफंड क्लेम कर सकते हैं बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, स्टेटमेंट कंटेनिंग इनवॉइस डिटेल्स, फिर कॉपी ऑफ सच इनवॉइस डिटेल्स प्लस प्रूफ, कॉपी ऑफ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एंटर विद सप्लायर, लेटर ऑफ कैंसलेशन, certificate issued by the supplier to the effect that he has paid tax with reference to invoice on which refund is being claimed. He has not adjusted tax amount against his liability by issuing credit note and has not or will not claim any refund of tax invoice। तो इसमें वो बताएगा कि भाई उसका सप्लायर अब मतलब जिसने किया है उसके अगेंस्ट दूसरी जो पार्टी है वो फिर रिफंड का क्लेम करने के लिए नहीं जाएगी ना। इसके लिए रेलेवेंट डेट क्या होगा? सर रेलेवेंट डेट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर ऑफ कैंसलेशन बाय द सप्लायर। जब भी सप्लायर कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो डेट अपनी रेलेवेंट, और उसके 2 साल के अंदर अंदर अपन को रिफंड को क्लेम करने में जाना पड़ता है। नाउ नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस इन ई कैश लेजर। इस ई कैश लेजर अगर कोई भी बैलेंस ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई भाई कोई कोई अपने को ये सब रिफंड की जदमारी नहीं करनी है, उसके लिए चलेगा। नाउ फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर नो डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश। अगर कोई एक्सेस बैलेंस है ई कैश लेजर में तो कोई फर्निश करने की कुछ जरूरत नहीं है। नाउ फॉर यूआईएन होल्डर्स, अगर यूआईएन होल्डर्स है तो एप्लीकेशन इज टू बी मेड विद इन 2 years फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई रिसीव्ड इन जीएसटी आरएफडी 10। So application is to be made within 2 years from the last date of the quarter in which supply received in GST RFD 10. Documentary evidence, that is statement. Documentary evidence क्या होगा? Statement of inward supplies in GSTR 11. Refund available if good service or both received from registered person against the tax invoice with UIN of applicant on it. If UIN not mentioned, if UIN not mentioned, अगर UIN mention नहीं है तो copy of invoice duly attested has to be submitted. Now for CSD canteen C के GST RFD 10A 10% of GST paid is available as refund। ठीक है, वो सब तो फालतू है ना। रिफंड की प्रोसेस क्या है? तो अपन देखते हैं। एप्लीकेशन मेड, एप्लीकेशन करनी है, ट्रांसफर टू jurisdictional ऑफिसर टू वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर completeness विद इन 15 days फ्रॉम जनरेशन ऑफ द। जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN जनरेट होगा। सो ARN जनरेटेड एंड अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम ई कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। तो मतलब जब भी ARN जनरेट होगा तो वो अमाउंट अपने में डेबिट हो जाएगी। एंड विद इन 15 days फ्रॉम ARN रूल 90 एक्नॉलेजमेंट वाला रूल लग जाएगा अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो इश्यू द एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। जब भी अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो भाई इश्यू कर दो एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो इश्यू द डेफिशिएंसी मेमो एंड अमाउंट रिक्रेडिटेड टू कैश लेजर। अगर डेफिशिएंसी मेमो है तो पहले जो अमाउंट डेबिट की है तो फिर वो फिर से अपने अमाउंट अपने ई कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। एंड फाइल फ्रेश एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years shall exclude the time period from filing RFD 1 to the communication of RFD 3। अगर फिर से एप्लीकेशन करनी है तो वो 2 years का जो पीरियड होगा उसमें RFD 1 जब आया, जब कैंसिल होके आया, और RFD 3 मतलब RFD 1 और RFD 3 के बीच जो RFD 3 होता है कैंसिलेशन वाला, तो उसके बीच वाला पीरियड कैंसिल हो जाएगा। Now we will move to the processing of application. Processing of application, verification of application and docs. Section 54 subsection 6 read with rule 91 grant of provisional refund। अगर इसमें प्रोविजनल रिफंड देता है, अब प्रोविजनल रिफंड है, मस्त है, पॉइंट एकदम इजी है। तो प्रोविजनल रिफंड किसको मिलता है? तो पहले तो ओनली टू जीरो रेटेड सप्लायर। जब भी जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे तभी ही अपन को प्रोविजनल रिफंड मिलेगा, और वो कब कितना मिलेगा? 90% का मिलेगा। सो प्रोविजनल रिफंड 90% का मिलता है।
नो, प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर RFD 04 में आता है, पेमेंट ऑर्डर RFD 05 में आता है, फाइनल रिफंड ऑर्डर RFD 06, पेमेंट ऑर्डर RFD 05। अब यह कब कब आता है? सो विद इन 7 days ऑन द एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन। जब भी अपने प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन करते हैं उसके 7 दिन में अपन को प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाता है। सो और पीओ, और इफ पीओ सेटिस्फाइड दैट इज नो फर्दर स्क्रूटिनी रिक्वायर्ड, तो इसको प्रोविजनल रिफंड दे देते हैं। प्रोविजनल रिफंड देते क्यों? प्रोविजनल रिफंड इसलिए देते हैं कि भाई अपना वर्किंग कैपिटल इसमें होता है। तो इसलिए वो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो जाए, तो अपना को रिफंड दे के खत्म करो कि भाई 90% दे दो, अब अगर कोई लोचा होगा तो देख लेंगे। फिर नो प्रोविजनल रिफंड इफ पर्सन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस। अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का कोई ऑफेंस किया है, 2.5 करोड़ से ज्यादा का कोई ऑफेंस किया है, तो उसको कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ अगर रिफंड एडमिसिबल है और रिफंड इनएडमिसिबल, अगर रिफंड एडमिसिबल है तो रिफंड सैंक्शन ऑर्डर RFD 06, फाइनल रिफंड अमाउंट, एडजस्टमेंट, प्रोविजनल रिफंड एंड आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो पेमेंट ऑर्डर आ जाएगा। मतलब जो फाइनल रिफंड होगा उसमें जो भी प्रोविजनल दे दिया है और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो दे दी जाएगी। अगर इनएडमिसिबल तो इशू नोटिस RFD 08 में, एप्लीकेंट रिप्लाई विद इन 15 days, इफ नॉट सेटिस्फैक्टरी रिफंड रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर RFD 06। तो जब भी अगर कोई रिफंड रिजेक्ट होगा तो वो ऑर्डर आ जाएगा। नाउ GST RFD 07 पार्ट ए, ऑर्डर ऑफ विथहोल्डिंग रिफंड इन्फॉर्मिंग रीजंस, तो विथहोल्ड भी कर सकते हैं। तो विथहोल्डिंग बाय कमिश्नर इफ रिफंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स लाइकली टू अफेक्ट द रेवेन्यू एडवर्सली, तो वो कमिश्नर अपना कमिश्नर विथहेल्ड कर सकता है। बट अगर पीओ भी विथहेल्ड कर सकता है, विथहोल्डिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर। पीओ में विथहेल्ड रिफंड एंड डिडक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट अनपेड व्हेन रिफंड ऑफ ITC is due and registered person defaults in return or is liable। दो जन विथहोल्ड कर सकते हैं, विथहोल्डिंग बाय कमिश्नर, विथहोल्डिंग बाय पीओ। वेल पीओ इज सेटिस्फाइड, रिफंड नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड, पास ऑर्डर टू रिलीज इन GST RFD 07। तो GST RFD 07 पार्ट ए में उसने विथहेल्ड किया, RFD 07 पार्ट बी में वो फिर से दे देगा। पर्सन एंटेटेड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन रिफंड ऑफ द विथहेल्ड अमाउंट। नाउ रूल 92(1)(a), रिफंड इन कैश और क्रेडिट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल मोड। So GST RFD 06 final refund in cash, GST PMT 03 for crediting amount as ITC in e-credit ledger, adjustment outstanding demand and payment order. Rule 92(1)(a) not applicable to tax paid on zero rated supplies and deemed export। तो Rule 92(1)(a) जो refund in cash और credit based on the original mode, ठीक है, वो तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अब शुरू करेंगे। फ्रॉम From all payments order, portal creates a consolidated payment advice and shares with PFMS। मतलब अपना पोर्टल तो एक कंसोलिडेटेड वही बनाता है, कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस ही बनाता है और वो PFMS को शेयर कर देता है। अब जो भी आगे का पेमेंट रिफंड जो भी करना है वो PFMS देखता रहेगा अपना। फिर सेक्शन 56 रेड विथ रूल 94, रिफंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट विद इन 60 days ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी अपना रिफंड आएगा वो 60 days में अपन को बैंक में मिल जाता है। तो 60 days में अपन को बैंक में मिल जाता है। तो ये वो बात आ गई कि 60 days में अपन को बैंक में अपनी अमाउंट मिल जाती है। फिर और अगर इससे डिले हुआ तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड। जब भी रिफंड नहीं आया तब तक अपन को 6% इंटरेस्ट रेट पे अपन को मिल जाता है। इरेनेस रिफंड डिमांड और रिकवरी इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, क्लेम अराइजेस फ्रॉम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर है तो 9%। ये सब है ना थोड़े फालतू फालतू पॉइंट है। बाद में दो एक इंपॉर्टेंट मस्त वाले पॉइंट आएंगे जो चैप्टर का क्रक्स वही है, जो लास्ट के 2 पॉइंट है। Now, the following period shall not be in the period of deal. So, any period of time beyond 15 days of receipt of notice in GST RFD under Rule 92 that applicant takes to furnish a reply, ठीक है, submit additional evidence. Any period of time taken either by applicant for furnishing the correct details of bank account to which the refund is to be credited or for validating the details of the bank account so furnished where the amount of refund sanction could not be credited to the bank account furnished by applicant। ठीक है, नो रिफंड बिलो ₹1000। अगर कोई भी रिफंड बिलो 1000 है तो उसका कोई रिफंड मिलेगा नहीं। नो लिमिट फॉर एक्सेस कैश लेजर बैलेंस, तो कैश लेजर बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं है 1000 रुपए की लिमिट हो, तो वो पॉइंट आ जाता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का कोई रिफंड नहीं मिलता। सो इफ गुड्स एक्सपोर्टेड आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी और सप्लायर अवेल्स ड्यूटी ड्रॉबैक, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी भर दिया है और ड्यूटी ड्रॉबैक कर दिया है तो भाई उसमें कोई अपने को मिलेगा नहीं है, न्यूट्रलाइज आईटीसी का अपन को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जाम करने का मतलब ही वो था कि भाई तुम ऐसा
आईटीसी मत लो तो भाई उसका कुछ नहीं मिलेगा। सो नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इफ गुड्स एक्सपोर्टेड आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी और सप्लायर अवेल्स द ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये दो अगर चीज है तो भाई कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेंट फाइल RFD 01 W before issuance of RFD 04 5 6 7 8 with reference to refund application to be withdrawn on submission of RFD 01 any amount debited in e-cash shall be recredited। ठीक है भाई विड्रॉन कर दिया भाई, रिफंड के लिए पहले अप्लाई किया था, अब नहीं मन है भाई, नहीं चाहिए रिफंड तो भाई विड्रॉ कर ले, खत्म बात। RFD 01 W में लेके नाउ सेक्शन 57 and 58 read with rule 97 consumer welfare fund। अब the government shall consider consumer and credit to the fund amount referred in section 54 subsection तो 54 सबसेक्शन 5 वाली जो कौन सी है हम्म, ठीक है चलो ना। एनी अमाउंट इन सेक्शन 50 एनी अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट फ्रॉम फंड एंड साइज अदर मनी एज प्रेस्क्राइब्ड तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। सो ऑल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रांसफर टू CWF वेयर एनी अमाउंट हैविंग बीन क्रेडिटेड टू द फंड इज ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड टू बी पेड टू एनी claimant of by or court the same shall be paid from the fund account of the fund maintained by CG shall be subject to the audit of CNDG। Government shall by order consider a standing committee with chairman, vice chairman, member, secretary and such other members of making recommendation for the proper utilization। तो वो ठीक है। अब मेन शुरू होता है। तो अब थोड़ा मेन पार्ट है। सो रूल 89 सब्जेक्शन 4 रिफंड क्लेम इन केस ऑफ जीरो डेटेड सप्लाई। जब जीरो डेटेड सप्लाई अपन करते हैं तब अपन को रिफंड क्लेम कैसे मिलेगा। तो रिफंड रिफंड अमाउंट मैक्सिमम एडमिसिबल तो क्या सबसे ज्यादा अपना रिफंड मिल सकता है। सो टर्नओवर ऑफ जीरो डेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो डेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय adjusted total turnover into the net ITC। now turnover of zero rated supply of goods क्या होता है। तो zero rated supply of goods होता क्या है। तो other than turnover of supplies in respect of which refund claimed under सब रूल 4A एंड 4B। तो 4A 4B अपन बाद में पढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अपन ने एक्सपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा था कि दो टाइप से अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो, बॉन्ड और एलयूटी में और IGST का पेमेंट करके। तो अपन अगर बॉन्ड और एलयूटी वाला है तो तभी यहाँ पे आएगा। तो वैल्यू ऑफ जीरो मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एलयूटी ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड और 1.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। अगर जो गुड्स अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर डोमेस्टिकली सेल करते हैं तो 1.5 टाइम्स ऑफ दैट whichever is less वो अपने टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाती। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है अपने अपने फॉर्मूला में देख रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी कैलकुलेटेड एज एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। एग्रीगेट ऑफ जो जितना भी पेमेंट रिसीव हुआ है फिर प्लस पेमेंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड, अगर प्रायर पीरियड में जो हुआ तो वो और एडवांस जो मिला है वो डिडक्ट कर दो। तो एग्रीगेट पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग जो ये रेलेवेंट पीरियड है प्लस पेमेंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड में अगर कोई पेमेंट इस पीरियड का मिल गया है वो माइनस एडवांस जो भी नेक्स्ट ईयर का कोई मिला है तो वो। फिर नेट आईटीसी क्या होता है। तो आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज कैपिटल कुछ नहीं आता, ब्लॉक क्रेडिट नहीं आता, इनपुट फॉर एग्जाम कुछ नहीं आता, बट इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ही आता है। अदर देन आईटीसी अवेलेबल फॉर विच रिफंड क्लेम अंडर 4A 4B इसके बाद ही अपन पढ़ेंगे। नाउ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अपनी फॉर्मूला में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो वो ले लो प्लस टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाईज इन अ स्टेट और एटी माइनस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज। तो इसमें एग्जाम सप्लाईज कुछ नहीं है था। सो माइनस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई माइनस सब रूल 4A एंड 4B टर्नओवर। तो 4A और 4B वाला जो टर्नओवर है वो अपने को डिडक्ट कर देना होता है। तो ये अपना हो जाता है जीरो रेटेड सप्लाई वाले फॉर्मूला की सब बातें आ जाती है। नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ द सब रूल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड out of India shall be taken as FOB value declared in shipping bill or bill of export and value declared in tax invoice or bill of service, bill of supply, whichever is less। तो FOB value और value declared in tax invoice whichever is less वो अपनी वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया हो जाती है। नाउ वी विल मूव टू रूल 89(4)। नाउ रूल 89(4) क्या बोलता है। रिफंड इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट शैल बी ग्रांटेड। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट कोई भी गया तो उसको अपन रिफंड दे देंगे। रूल 89(4)B रिफंड इन केस ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्ट ईओयू गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी शैल बी ग्रांटेड। तो अपने अगर इसमें ले लिया है रिफंड तो जो अपने प्रीवियस वाली जो अपने फॉर्मूला पड़ी उसमें सब माइनस करके जाओ, उसमें उसमें कोई इसका रेफरेंस मत लाओ, उसका इंक्लूजन मत करो। तो रूल 89(4)
4A 4B। 4 अपना जीरो डेट सप्लाई, 4A डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, 4B अपना ईपीसीजी मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के लिए होता है। Now we will go to rule 89 subsection 5, that is refund in case of inverted duty structure। Inverted duty structure क्या होता है कि कोई आईटीसी, अपन आईटीसी ज्यादा मिल रहा है बट उतना अपने जो गुड्स पे का गुड्स बना के बेच रहे हैं उतना उतना जीएसटी उसमें पे ही नहीं करना है, तो जो अक्यूमुलेशन होता रहता है ये आईटीसी का, जो अपने ज्यादा ज्यादा पे लिया है तो वो आईटीसी का अपन को रिफंड मिल जाता है। ना रिफंड अमाउंट क्या है, मैक्सिमम turnover of inverted rated supply of goods or services into net ITC divided by adjusted total turnover minus tax payable on such inverted rated supply of goods and services into net ITC divided by ITC available on inputs and input services। Now here net ITC क्या होता है, net ITC क्या होता है, so here only ITC on inputs, सिर्फ inputs आता है, यहाँ पे input services भी नहीं आता था, other than sub rule 4A and 4B। Now availability of refund of accumulated ITC under section 54 subsection 3 for a tax period shall be restricted to ITC as per those invoices details। Availability of refund of accumulated ITC under section 54 subsection 3 for a tax period shall be restricted to ITC as per those invoices, details of which are reflected in GST or 2B of the applicant for the state tax period or for any of the previous tax periods and on which ITC is available to the applicant for ठीक है। In case of refund of unutilized ITC on account of exports without payment of tax, मतलब अपना LUT वाला, so supplies made to SEZ unit or developer without payment of tax and accumulation due to inverted tax structure, refund will be least of the following। तो refund मिलेगा पर इन जितना फॉर्मूला कैलकुलेट किया वो भी ठीक है, अब उसके में भी थोड़ी थोड़ी फॉर्मूला है, तो रिफंड विल बी द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है। तो पहले तो एज पर द फॉर्मूला अपने जो पड़ी रूल 89(4) और 89(5) में, 89(4) क्या था अपना जीरो रेटेड सप्लाई वाला और 89(5) क्या था अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला। तो फॉर्मूला से जो कैलकुलेट किया वो, फिर सेकंड है बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B, तो वो आ जाएगा। एंड द लास्ट इज बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर of applicant at the time of filing the refund। तो फाइलिंग ऑफ, तो पहला का फॉर्मूला, फिर सेकंड है बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो फॉर्म जीएसटीआर 3B में जितना ई क्रेडिट लेजर दिख रहा है वो, या फिर लास्ट है बैलेंस इन द ई क्रेडिट लेजर ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेंट। तो जब भी वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उस टाइम पे जो उसका ई क्रेडिट लेजर था, तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा उसका रिफंड मिल सकता है। नाउ डेबिट इन ई क्रेडिट शेल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, यूज आईजीएसटी फुल्ली, फिर जीएससी जीएसटी एंड एस और यूटी जीएसटी इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल एंड रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिट लेजर विद अवेलेबल बैलेंस। नाउ वी विल सी द अदर पॉइंट्स एंड क्लैरिफिकेशंस। कोई थोड़े थोड़े अदर पॉइंट्स है, थोड़े ये बहुत कुछ है नहीं। नाउ on application may at his an applicant may at his option file a refund claim for a tax period or by clubbing successive tax period। तो वो एक ही टैक्स पीरियड का नहीं बट बहुत सारे क्लब करके भी भर सकता है रिफंड का। फिर जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज फॉर स्टोर्स एंड स्पेस पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा शैल बी अवेलेबल एज आई as ITC as long as these inputs are used for the purpose of business and are for effecting taxable supplies including zero rated supplies, and ITC is not restricted under section 17 subsection 5। ठीक है। फिर refund of accumulated ITC on account of reduction in GST rate, an applicant trading in goods has purchased goods at the rate 18% GST, subsequently the rate has been reduced to 12%, can refund be claimed under inverted tax structure? This is not covered under section 54 subsection 3 and hence no refund shall be available in such a case except when departmental loss। तो मगर अगर अगर रेट चेंज हो गए 18 से 12 हो गई तो ये कह रिफंड करने के लिए कुछ धंधा नहीं करने का, ये सब नहीं है। एडवांस रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई एंड जीएसटी पेड बाय advance received for a supply and GST paid by issuing a receipt voucher, no supply made, can refund be claimed? issue refund issue refund voucher under section 31 subsection 3E आरपी में फाइल्ड रिफंड एप्लीकेशन। तो एडवांस अगर रिसीव हो गया फॉर अ सप्लाई और जीएसटी भी पे कर दिया और सप्लाई नहीं हुआ है तो उसका रिफंड ले सकता है, तो रिफंड वाउचर दे दो। फिर गुड्स सप्लाइड अंडर टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न्ड, कैन रिफंड बी क्लेम्ड? भाई इशू क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट किसके लिए है? इशू क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 एंड टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड, नो सेपरेट रिफंड क्लेम। हाउएवर इफ नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आरपीएम फाइल आरएमडी 01। तो अगर कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो भाई कर ले, बाकी तो भाई तू करना भाई। क्रेडिट नोट किसके लिए बनाया है? इसके लिए तो बनाया था तेरे लिए। फिर क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द डीम्ड एक्सपोर्ट, whether ITC availed by the recipient of a deemed export supply for claiming refund of tax paid on supplies regarded as deemed exports would be subject to the provisions of section 17। whether ITC availed by the recipient
of deemed export supply for claiming refund of tax paid on supplies regarded as deemed exports would be subjected to provisions to claim refund. It is requirement of the portal to credit the ITC in e-credit ledger once. However, this ITC in relation to the deemed export shall not be subject to the provisions of section 17. जो अपना ITC वाला जो provision है उसके ऊपर नहीं लगेगा. So that was it, the chapter of refund.